लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, राइट। सो आज का हमारा वीडियो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट कन्वेंशन विच वी हैव टू फॉलो फॉर बिजनेस or for any company. Okay, so hello, namaste, myself Pragya Shrivastava and I welcome you all to my channel Commerce Adda. So आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, बट उससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू तो बनता है ना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का। जो लोग नए हैं वो उन्हें थोड़ा सा टॉपिक समझने में आसानी होगी, एंड जो लोग पुराने हैं उनकी कोई बात नहीं। बट दोज हु आर न्यू, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, आप आई बटन पे क्लिक करो, आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। सो ओवरव्यू की अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो फाउंडेशन है, वो नींव है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, प्रेजेंट करने का। जो डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो गाइड प्रोसीजर होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट से मिलता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ना कुछ डेली रूटीन के लिए ना, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं हमारे घरों में, राइट। कि हमें सुबह उठना है तो कब कैसे क्या करना है, रात तक में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मीन्स नॉर्मल जो डेली लाइफ है ना, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज दैट आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अभी जो बेसिक रूल्स की मैं बात कर रही हूँ, हमारे घरों में जो हर ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आसानी से अप्लाई हो जाते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होते हैं, सपोज करो मैक्सिमम कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, राइट। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। बट आपके घर में भी ना कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस होंगे जिस पे वो स्पेशल जो रूल्स हैं ना, बेसिक रूल्स, वहाँ वो अप्लाई नहीं होते, राइट। मीन सपोज अगर आप बड़े, आपके सिबलिंग्स हैं, वो आपसे एक कदम आगे हैं या आपसे एक कदम पीछे हैं, आपके ऊपर जो रूल अप्लाई होता है वो हो सकता है उनके ऊपर ना अप्लाई होता हो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाएं जिसमें वो बेसिक रूल्स ना फॉलो कर पाएँ। तो उस कंडीशन में क्या करें हम? ये सिचुएशन आता है कि उस कंडीशन में हम क्या करें। ऐसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस में होते हैं कुछ ऐसे बेसिक डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो जाते हैं, राइट। बट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस अराइज हो जाते हैं कभी कभी कंपनीज़ में, बिजनेस में, जहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं होते। देन उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में हम किसकी बात करते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करते हैं। वो जो स्पेशल कंडीशंस अराइज हो रहे हैं ना, उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो स्पेशल कंडीशन अराइज हुआ है उसके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशन हेल्पफुल होता है। कैसे? क्योंकि ये कन्वेंशन जो है एक तरह से गाइडलाइंस हैं। दीज कन्वेंशंस आर guidelines which help companies to determine how to record certain business transactions that have not yet been fully addressed by accounting standards, right। अभी मैंने यही कहा कि जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जो कुछ इवेंट्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में नहीं कवर होते, उनके ऊपर कौन अप्लाई होता है? उनके ऊपर अकाउंटिंग कन्वेंशंस अप्लाई होते हैं। ये स्पेशल कैटेगरी के आप रूल समझ लो अपनी भाषा में, सिंपल टर्म्स में। जो रूल आपके ऊपर ना अप्लाई हो, स्पेशल कंडीशन में अप्लाई हो रहे हैं, वो क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन है, राइट। अब यहाँ पे एक बात और है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लीगल हैं, कंपलसरी हैं किसी भी कंपनी को फॉलो करने के लिए। बट अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो ये लीगली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको फॉलो ही करना है, कंपल्शन नहीं है। बट फिर भी ऑल्दो दे आर नॉट कंपल्सरी टू बी फॉलोड, बट देन ऑल्सो दे आर एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग बॉडीज़। कंपल्सन ना होने के बावजूद ये जो कन्वेंशंस हैं वो बेसिकली या नॉर्मली या जनरली अकाउंटिंग बॉडीज़ के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं।
क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं अकाउंटेंट को, जो स्पेशल कंडीशन अराइज हो गई ना, जो सडन प्रॉब्लम अराइज हो गई कि अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, उस कंडीशन में ये जो कन्वेंशंस हैं ये अप्लाई होते हैं और ये हेल्प करते हैं अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड वन कि व्हाट कन्वेंशंस आर देयर, कौन कौन से ऐसे कन्वेंशंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो है कि कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। सेकेंड वन इज convention of full disclosure, then consistency, and then materiality, right. So these are the 4 conventions which we have to study. So the first one is convention of conservatism. कंजर्वेटिज्म के कन्वेंशन को ही हम प्रूडेंस कहते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है। कंजर्वेटिज्म वर्ड किससे आया, आपको सुना सा लग रहा होगा कि कंजर्व, ठीक है, कंजर्व करना। एक तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। सपोज नहीं, आप ऐसे ही समझो कि 2 पॉइंट्स हैं कि पहला तो ये है कि जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है ना, वो अपनी लोएस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं। जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, कुछ भी हैं, जो भी आपकी कंपनी में चीज़ें हैं, उनको हम लोएस्ट प्राइस पे वैल्यू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और लोएस्ट प्राइस मतलब क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइस। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, जो हमारी लागत है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। सेकेंड इज़ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ मिला के है, ओवरऑल प्राइस है ये, जिसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट लेके चलते हैं कंजर्वेटिज्म के हिसाब से कि हम अपने प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जो चीपर प्राइस होगी। आइदर इट इज़ कॉस्ट प्राइस और इट इज़ मार्केट प्राइस, ठीक है। चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, चाहे वो मार्केट प्राइस हो, हम लोवेस्ट प्राइस जो है ना उस पे अपने प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, उस पे अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, उसी पे अपने लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करने में, हमें एस्टिमेट लगाने में कि एक्चुअली अगर हम कम वैल्यू पे अपने प्रोडक्ट को, अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा करंट और हमारे जो रिकॉर्डेड प्राइस हैं उसके बीच में। देन जाके हम समझ पाएंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट तो ये है कि हम अपने एसेट्स को, अपने लाइबिलिटीज़ को लोएस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ कि यहाँ पे होता क्या है कि जो एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड मतलब कि अभी हुआ नहीं है लेकिन आपको उम्मीद है कि आगे चल के हो सकता है लॉस हो, ठीक है। मीन सपोज आपसे कोई माल लेके जा रहा है, आपका प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उधार पे लेके जा रहा है, डेटर्स हैं, तो आपको उम्मीद है कि हो सकता हो भैया कि ये डेटर डिफ़ॉल्ट कर दे फ्यूचर में, हो सकता हो कि ये पेमेंट ही ना करे या माल लेके फ़रार हो जाए, या हो सकता हो कि फुल पेमेंट ना करे, आपसे डिस्काउंट मांगे। आपको उम्मीद है ऐसी, ऐसा हुआ नहीं है, आपको उम्मीद है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि इस कन्वेंशन के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। कि भैया आगे चल के हो सकता हो कि लॉस हो, आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, आपको एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता, बट फिर भी आप एक
एस्टिमेटेड अमाउंट, अपने आकलन के हिसाब से आप एक एक्सपेक्टेड अमाउंट का लॉस शो करते हो, ठीक है। अब लॉस तो आप शो कर रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट की और एसेट की, तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं शो करते हो कि क्या फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता हो। आपको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मेरे इतने हज़ार का प्रॉफिट होगा, इतने लाख का प्रॉफिट होगा, बट आप उस अमाउंट को नहीं रिकॉर्ड करते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि अगर आप आज प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लोगे, प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है, अभी आज ही आप रिकॉर्ड कर लो 6 महीने पहले का, 6 महीने बाद का प्रॉफिट, तो आपको आज ही अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको उस प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। अगर आज ही रिकॉर्ड करोगे, आज ही शो करोगे, तो आप आज ही उनको हिस्सा भी दोगे, आप आज ही उन्हें डिविडेंड भी डिवाइड करके दोगे। सपोज़ आज आपने डिविडेंड दे दिया कि चलो मेरा इतने का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपने दे दिया। अब कंडीशन कुछ ऐसी अराइज हो गई कि 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, देन आप क्या करोगे? आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपकी कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी, राइट। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना, हम उसको नहीं शो करते। हम उसको कब शो करते हैं? जब वो हमें मिल जाता है। बट एक्सपेक्टेड लॉस हम शो कर देते हैं, चाहे वो लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये जो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है ना, इट इज़ अ प्ले सेफ गेम वाला हिसाब है। जैसे दिवाली पे हम लोग विश करते हैं ना कि सावधानी से खेलें मतलब सावधानी से, तो वैसे ही ये क्या है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है कि प्ले अ सेफ गेम, राइट। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इस प्रिंसिपल के हिसाब, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट रहना, बनाए रखना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इस कन्वेंशन के हिसाब से क्या है कि आप जो भी अकाउंटिंग मेथड या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप 6-6 महीने पे बदलते रहो या साल भर पे बदलते रहो, फाइनेंशियल ईयर में ही बदल दो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही चेंज कर दो। आपको क्या करना है ना कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जो भी अकाउंटिंग मेथड आपने अप्लाई किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, आप हो सके अगर वो मेथड, वो प्रिंसिपल आपको फ़ायदा दे रहा है, तो आप उसी मेथड को कैरी ऑन करो नेक्स्ट ईयर भी। इससे क्या होगा ना कि आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर पाओगे, आप कंपेयर कर पाओगे लास्ट ईयर से करंट ईयर का। इफ़ सपोज़ कि आपने लास्ट ईयर कोई और मेथड अप्लाई किया था, इस ईयर कोई और मेथड अप्लाई किया, अब जब मेथड अलग है तो आपके प्रॉफिट अलग आएगा, आपका वैल्यूएशन अलग होगा, देन आप कंपेयर कैसे करोगे? नहीं होगा पॉसिबल, एक्यूरेट कंपैरिजन आप नहीं कर पाओगे। सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी मेथड है, जो भी प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप चेंज करते रहो, आपको कंसिस्टेंटली उसी को यूज़ करना है। बट येस कि अगर आपको, ऐसा नहीं है कि आप चेंज भी नहीं कर सकते कभी, इट डजेंट मीन्स कि आपको फॉरएवर वो कन्वेंशन फॉलो करना है, आप चेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है ऐसा। अगर किसी भी प्रिंसिपल को सपोज़ आपने अप्लाई किया है इस ईयर, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिला, आप नेक्स्ट ईयर चेंज कर सकते हो। बट आपको ना अपने माइंड में या फिर एक जगह आपको रिकॉर्ड रखना है, आपको नोट बना के चलना है कि आपने लास्ट ईयर कोई और मेथड अप्लाई किया था, इस ईयर आप कोई और मेथड अप्लाई कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो आप उससे और एक्यूरेटली और सही तरीके से बना पाओगे, जो आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा, राइट। सो क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि आप अपने मेथड्स को, आप अपने प्रिंसिपल को रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप चेंज कर रहे हो तो देन उसका नोट प्रिपेयर करो, राइट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज़ फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र मतलब क्या कि जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कि ये जानना लोगों को ज़रूरी है, आपके शेयर होल्डर्स को जानना ज़रूरी है, ताकि लोगों को आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चले, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। सी the financial status of your business needs to get highlighted, and this get done in your financial
स्टेटमेंट, लोगों को आपकी कंपनी के रोज के काम में नहीं इंटरेस्ट है, लोगों को आपके फाइनेंशियल स्टेटस में इंटरेस्ट है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन में, आपके स्टेटमेंट में, आपके स्टेटस में इंटरेस्ट है। सो आपके स्टेटस में ना वो कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट वन जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए, ठीक है। वो जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो लोगों के डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं, राइट। मीन सपोज किसी शेयर होल्डर को आपको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपका रोज का खाता बही नहीं देखेगा, आपका डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, आपका एसेट देखेगा, आपकी लायबिलिटीज़ देखेगा, आपका डेटर्स देखेगा, मीन्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो देखेगा। सो इसीलिए कहा किया जाता है कि फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के अंदर जो भी रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है, सभी के लिए, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द लास्ट कन्वेंशन दैट इज़ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मीन्स क्या कि जो भी आइटम या जो भी इवेंट या जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना वो मटेरियल नेचर के होने चाहिए, मॉनेटरियल नेचर के होने चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, इनका इफ़ेक्ट ऐसा होना चाहिए ना, इन ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के डिसीज़न को इफ़ेक्ट करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपकी कंपनी में कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो इससे लोगों को नहीं मतलब है, लोगों को मतलब किससे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से मतलब है, आपके कंपनी के रोज़ के क्या प्रॉफिट हैं क्या लॉस है उससे मतलब है, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही मैटर, वही फैक्ट्स होने चाहिए जो मटेरियल नेचर के हों, जो इम्पोर्टेंट हो लोगों को उनका डिसीज़न फ्रेम करने में, राइट। वो सारे फैक्ट्स, वो सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए, राइट। सो दीज आर द 4 you can say conventions. First one is conservatism, then consistency, then full disclosure, and then materiality, right? So I hope कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या कन्वेंशंस हैं और इन कन्वेंशंस का क्या मतलब है। So guys, thank you for watching and thank you for listening me, and yeah, if you like the video then please like, comment, share and subscribe.